Hello and welcome back to the YouTube channel of Deepals. Today we have writing task 2 essay, latest question. So let us start with it. First of all, if you haven't subscribed my channel, click on the subscribe button and also press the bell icon. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. In the past, पुराने समय में parents used to give their children a great deal of freedom. तो बीते समय में जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देते थे कि वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं. पेरेंट्स टुडे हावेवर, तो आज के समय में इसके उल्ट, टेंड्स टू बी मच रिस्ट्रिक्टिव, तो आज के समय में पेरेंट्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. तो जो हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, ओके, सबसे पहले अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले वो रिव्यू कर लीजिए. हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हमेशा राइटिंग टास्क 2 एसे में ब्रीफ रखते हैं. उसका कारण है कि मेनली आपकी टॉपिक रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है वो यूज़ होगी मेनली बॉडी पैराग्राफ में, और आपको 250 वर्ड्स पूरा करने का ये मतलब नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लेंथी बनाएं, जबकि आपको इंट्रोडक्शन में बस 2 लाइंस, जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपकी क्वेश्चन को ही रीफ्रेजिंग करेंगे, सिनोनिम को यूज़ करेंगे या फ्रेजेस को यूज़ करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाने की कोशिश करेंगे. अभी ये वेरिएशन कैसे लाई जाती है आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि हर एक ऐसे के क्वेश्चन में जब हमने इंट्रोडक्शन बनाया था तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन लाई थी और सिनोनिम को भी यूज़ किया था. देखिए, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर आपने सिनोनिम या सिमिलर वर्ड या फ्रेजेस की प्रैक्टिस नहीं की है तो फर्स्ट लाइन बनाने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है. तो प्रैक्टिस करना होगा. बेहतर होगा कि आप एक लिस्ट बना लें जिस पे आप अपने क्वेश्चंस जो भी कवर कर रहे हैं उसके सिनोनिम, उसके कॉलोकेशंस, वोकैबुलरी के चंक्स, फ्रेजेस को नोट करते रहें और रोज रेगुलरली उसको रिवाइज करें. तो फर्स्ट लाइन जो हमारी होगी वो हम सिनोनिम, कॉलोकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए बनाएंगे. अभी सेकंड लाइन हमेशा इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है जो कि हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होती है. तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का है, तो हम इस केस में देखेंगे कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी. ओके, इंट्रोडक्शन में अभी हमें 2 लाइन डालेंगे और कंक्लूजन को नॉर्मली हम सिंगल लाइन में फिनिश करेंगे. ओके, इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन के लिए जो हमें वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी, जो हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे एज इट इज रिप्लेस करने के लिए, वो अभी हम पहले स्टडी करने वाले हैं. तो आपकी स्क्रीन पे है, इन द पास्ट को हम लिख सकते हैं इन द बायगॉन एरा. इन द बायगॉन एरा. स्पेलिंग को मत रॉन्ग कीजिए. स्टूडेंट्स नॉर्मली BI लिख देते हैं जबकि ये BY होता है. पेरेंट्स को हम प्रोक्रिएटर्स लिखते हैं, प्रोक्रिएटर्स. एक और वर्ड है प्रोजेनिटर्स, तो ये आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. यूज टू मतलब कि उनका हैबिट था, और अकस्टम्ड टू मतलब उनके लिए नॉर्मल था, उनका हैबिट था. गिव को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे अलाउ से, अलाउ से. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिए. देयर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन, देयर का तो देयर ही रह जाएगा, चिल्ड्रन का यंग वंस आ जाएगा. यहाँ पे मैं ग्रामर की टिप देना चाहूँगा. बच्चे THERE और THEIR में फ़र्क होता है. THERE का मीनिंग होता है वहाँ पे, उस जगह पे.
THEIR जो कि यहाँ पे हमने यूज किया है उसका मतलब होता है उनका। अ ग्रेट डील ऑफ, ओके, ग्रेट डील ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे नोटेबल डिग्री ऑफ। फ्रीडम को हम लिख सकते हैं लिबर्टी। तो फ्रीडम होता है कि आज़ादी। हम बच्चे को नॉर्मली बोल देते हैं कि कुछ को पेरेंट्स लीनियंट हैं, तो लीनियंट पेरेंट्स हैं मतलब वो ज़्यादा फ्रीडम देते हैं। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं और वो फ्रीडम को लिमिट करते हैं। पेरेंट्स टुडे, द पेरेंट्स के लिए हमने किया था प्रोजेनिटर्स, टुडे के लिए हमने कर लिया इन दीज डेज। तो हमारे पास बना प्रोजेनिटर्स इन दीज डेज। टेंड्स टू का मीनिंग होता है प्रेफर टू, मतलब कि वो इस चीज को पहल देते हैं, प्रेफर करते हैं। बी का मीनिंग है डील। ओके, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो हम सिनोनिम यूज करते हैं, जो हम रीफ्रेजिंग करते हैं, लाइक बी का जनरली मीनिंग डील नहीं होता है, बट वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे लाइन से लाइन बना रहे हैं हम विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, तो उस केस में हम यहाँ पे बी को डील DEAL लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव। तो रिस्ट्रिक्टिव के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिक्टली। तो रिस्ट्रिक्टिव के लिए हमने यूज किया स्ट्रिक्टली। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ी बात कर लेते हैं हम। जो आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्वेश्चन जनरली सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो हम देखेंगे हम कैसे इसमें चेंजेस लाएंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन पे हैं, फर्स्ट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे, इन द बायगॉन एरा कॉमा procreators were accustomed to allowing their young ones a notable degree of liberty। तो पास्ट में जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लिबर्टी खुल देते थे, आज़ादी देते थे। तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं वेयर एज। तो वेयर एज वाइल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि वो कॉमा लेता है पहले, कॉमा वेयर एज प्रोजेनिटर्स। अभी देखिए जो इन दीज डेज है उसको हमने दोनों साइड से कॉमा में एनक्लोज किया है। इसका मेन रीजन ये है कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, हम इसको इन बिटवीन कब भी पुट करेंगे तो हम इसको दोनों साइड पे कॉमा से सेपरेट करेंगे। प्रेफर टू डील स्ट्रिक्टली विद देयर चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे देखा इन द बायगॉन एरा, जो बीते समय में, प्रोक्रिएटर्स वर अकस्टम्ड टू, तो जो पेरेंट्स थे उनका हैबिट ही था कि वो बच्चों को ज़्यादा रोकते टोकते नहीं थे और उन्हें काफ़ी हद तक फ्रीडम लिबर्टी दे देते थे। जबकि आज के समय में जो प्रोजेनिटर्स, जब पेरेंट्स हैं, वो स्ट्रिक्टली डील करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है और उसमें भी हमने मोर देन वन डिपेंडेंट फ्रेजेस को यूज किया है। नो डाउट आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो चाहिए ही चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो हम दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इन द बायगॉन एरा कॉमा procreators were accustomed to allowing their young ones a notable degree of liberty, comma, whereas progenitors, comma, in these days, comma, preferred to deal strictly with their children। तो इस इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में हमने एग्जामिनर को शो किया सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो अल्टीमेटली आप एक बहुत ही बढ़िया बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें, तो हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छा बैंड स्कोर आल्स राइटिंग में ले सकते हैं। अभी सेकेंड लाइन जो इंट्रोडक्शन की होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। एंड माइंड इट कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके नंबर होते हैं, आपको इसको मिस नहीं करना है। आपको हर एक डिफरेंट ऐसे के लिए एक डिफरेंट लाइन बनाना सीखना है, बट दिस डजंट मीन कि आपको इसको लेंथी करना है। ये आपका एक लाइन में हो जाना चाहिए और जितना ब्रीफ हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, रीजन वो सब हम बॉडी पैराग्राफ्स में देते हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं। तो इस केस में देखिए, आपसे पूछा गया था, आपका क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, जो ये बदलाव आया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगने लग गई हैं, जो बच्चों के प्रति पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो दोनों के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हमने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट बनाई, सेकेंड लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन, इन माय व्यू कॉमा it is beneficial for both parents and their offspring। तो मेरे मुताबिक ये फायदेमंद है, ये जो चेंज आई है दोनों के लिए फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। तो आपका अभी कंप्लीट हम इंट्रोडक्शन को रिव्यू कर लेंगे। इन द बायगॉन एरा कॉमा procreators were accustomed to allowing their young ones a notable degree of liberty, comma, whereas progenitors, comma, in these days, comma, prefer to deal strictly with their children, full stop। Second line आ गई thesis statement, in my view, comma, it is beneficial for both parents and their offsprings। अभी ये जो हमने इंट्रोडक्शन बनाया है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाई है, हमने वोकैबुलरी को शो किया है, हमने सीसी कोहेरेंस एंड कोहेजन को मेंटेन किया है और ब्रीफ रखा है। तो इसको आप एक मॉडल इंट्रोडक्शन 8+ बैंड का कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई मॉडल आंसर मिलता है तो घबराइए मत, ये एक ही बार में आप लिखने नहीं लगेंगे, बट आप अगर रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सिनोनिम जब भी आप फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन की बना रहे हैं, जो आपने सिनोनिम की लिस्ट बनाई है, जब वोकैबुलरी, जो कॉलोकेशन की लिस्ट बनाई है, जब आप उसको सामने रखकर अपना इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन बनाएंगे तो यू विल डेवलप अ हैबिट। तो आपका ये हैबिट ही बन जाएगा कि आप एक बढ़िया सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ और अच्छे बैंड स्कोर आल्स में हासिल कर सकेंगे। अभी हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमेशा की तरह मैंने बाकी वीडियोस में भी बात की है कि कंक्लूजन में भी हमको वोकैबुलरी शो करनी पड़ती है, और जो आपका कंक्लूजन है वो आपके बॉडी पैराग्राफ के बेसिस पे ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वो एंड तक देखता है कि आपने कोहेरेंस एंड कोहेजन को मेंटेन किया है कि नहीं। तो सेकंड थिंग जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कनेक्टर। अभी मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप एक कनेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपने 2 या 3 ऐसे नहीं लिख के लाने, आपने सिर्फ एक ऐसे ही लिख के आना है। तो आप जैसे कि इन कंक्लूजन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आप उसको ही फॉलो करिए। जितनी बार भी आप एस्से की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे घर पे, चाहे इंस्टीट्यूट के, चाहे जहाँ भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उसी कनेक्टर को फॉलो कीजिए, ताकि आप एग्जाम में टाइम ना वेस्ट करें। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि आप लास्ट में 5 to 10 मिनट्स सेव कीजिए, ताकि आप चेक कर सकें ग्रामेटिकल एरर्स के लिए, पंक्चुएशन के लिए और इवन वर्ड चॉइस के लिए। तो अभी कंक्लूजन की तरफ, अभी सेकेंड थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा, कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंक्लूजन देते समय ईडियम्स को यूज कर लेते हैं। अभी सपोज आपका 5.5 पे स्टक हो रहा है, बट आप 6 चाहते हैं, और या फिर आपका 6.5 पे स्टक हो रहा है, आप 7 चाहते हैं,
तो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि आप ईडियम यूज करें अपनी राइटिंग टास्क 2 में। ओके, तो इस केस में हम ऑल इन ऑल ऐसा कुछ भी ईडियम नहीं यूज करेंगे, हम इन कंक्लूजन ही यूज करेंगे। अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम वोकैबुलरी देखेंगे जो कि हम कंक्लूजन में यूज करेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, पंक्चुएशन के पर्सपेक्टिव से। तो आपकी स्क्रीन पे है अलाउ। अलाउ होता है किसी को परमिशन देना, किसी को कुछ करने देना, लिबर्टी देना। टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, टू एक्ट होता है जैसे वर्ड ये एक्शन से बना है, मतलब कि किसी काम को करना बगैर, बिना किसी मदद से, तो ये होता है इंडिपेंडेंटली। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जितनी देर। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस द लिमिट्स। तो जब सपोज बच्चे अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाएं तो उन्हें एक बार सिखाना चाहिए कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनको फ्रीली जैसे वो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। नो डाउट पेरेंट्स की सुपरविजन तो चाहिए। डेल्ट विद स्ट्रिक्टनेस, ओके, डील से बना है डेल्ट, तो डेल्ट विद स्ट्रिक्टनेस मतलब कि स्ट्रिक्टली उनसे बिहेव करना, उनसे उन पे कुछ स्ट्रिक्टनेस बनाए रखना। अराइजेस अ नीड, अराइजेस अ नीड का मीनिंग होता है कि ये जरूरत पैदा होती है। टू करेक्ट का मतलब होता है सही करना। वो कोई गलती कर रहे हैं, आप उनको सही कर रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, आप इसको बिना, आप बिल्कुल मत कीजिए, तो वो होता है टू करेक्ट। अभी हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं इस राइटिंग टास्क 2 पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे इन कंक्लूजन, तो मैंने पहले भी बात की है कि जो आप कनेक्टर लगाते हैं उसके बाद कॉमा लगता है, इसके पंक्चुएशन में नंबर होते हैं। पेरेंट्स नीड टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो पेरेंट्स as long as they do not cross their limits and children need to be dealt with strictness by their parents, comma, whenever there arises a need to correct them. ओके, इस केस में हमने देखा कि इन कंक्लूजन के बाद पेरेंट्स नीड टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे जैसा कर रहे हैं उनको वैसा करने देना चाहिए, एज लॉन्ग एज, जितनी देर की वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें। एंड चिल्ड्रन नीड टू बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टनेस बाय देयर पेरेंट्स, और बच्चों को स्ट्रिक्टली कोई उनको करेक्ट करना चाहिए जब भी, व्हेनेवर, जब भी, देयर अराइजेस अ नीड टू करेक्ट देम, जबकि कोई ज़रूरत लगे कि उनको हमें करेक्ट करना चाहिए, वो गलत जा रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, जो कि उनके लिए और इवन की पेरेंट्स के लिए भी कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ला सकता है। अभी कंक्लूजन को एक बार फिर से देख लेंगे हम। इन कंक्लूजन, कॉमा, पेरेंट्स नीड टू अलाउ देयर चिल्ड्रन to act independently as long as they do not cross their limits, comma, and children need to be dealt with strictness by their parents, comma, whenever there arises a need to correct them. ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और इसमें हमने मल्टीपल डिपेंडेंट क्लॉजेस यूज किए हैं। नो डाउट आपके पास एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है ही है, और हमने पंचुएशन, कॉमा को यूज करके दिखाया है कि हमें वोकैबुलरी आती है। अभी फाइनली अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल फ्रेंड्स आल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ताकि आप आने वाली लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें और अपने आल्स एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके।